हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं ओनली आईएएस में आप सभी का। इंपॉर्टेंट जजमेंट्स एंड देयर सिग्निफिकेंस की सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं और प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के केसेस मैं आपको यहां पे समझा रहा हूं। पिछले वीडियो में हमने बात किया था बेरूबारी यूनियन केस के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केशवानंद भारती केस, इंडियन इतिहास का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का सबसे बड़ा केस, और इस केस की छाप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी है। तो इसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपको समझाने वाला हूं कि क्या है बेसिक स्ट्रक्चर जिसको लेके यूपीएससी के स्टूडेंट्स हमेशा परेशान रहते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में बन चुका था, लागू हो चुका था, ठीक है। तो जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके एक साल बाद ही यानी कि 1951 में शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बहुत बड़ा सवाल आया। सुप्रीम कोर्ट के सामने यह सवाल आया कि क्या पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के अंडर फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है, यस या नो। यह सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1951 के अपने जजमेंट में कह दिया कि यस, पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है और पार्लियामेंट कोई भी फंडामेंटल राइट्स टेक अवे कर सकता है, अब्रिज कर सकता है, छीन सकता है। पार्लियामेंट के पास पूरा राइट है आर्टिकल 368 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके वो ऐसा कर सकता है। लेकिन उसके 16 साल बाद 1967 के गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला पलट दिया और सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि भैया, अगर फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के अंडर अमेंडमेंट लाके छीनने की कोशिश करता है तो वो लॉ नल एंड वॉइड होगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को एक इम्यूटेबल पोजीशन दी गई है। फंडामेंटल राइट्स को कोई नहीं छीन सकता। अपना फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। ठीक हो गई बात। अब जैसे ही पार्लियामेंट ने 1967 के गोलकनाथ केस में अपना फैसला पलटा, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला पलटा, अब जैसे ही 1967 के गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला पलटा, वैसे ही पार्लियामेंट ने रिएक्ट किया 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 इनैक्ट करके। और इस 24th अमेंडमेंट एक्ट में पार्लियामेंट ने क्लियर कट बोला कि भैया, पार्लियामेंट के पास पूरा पावर होगा कि वो फंडामेंटल राइट्स को छीन सकती है, वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है। तो एक तरीके से स्टेट वर्सेस जुडिशरी चल रहा था। जुडिशरी बोल रही थी कि पार्लियामेंट ऐसा नहीं कर सकती, पार्लियामेंट कह रही थी कि हम कर सकते हैं, हमारे पास पूरा पावर है। और फाइनली आता है केशवानंद भारती केस 1973। इस केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने 24th अमेंडमेंट जो था, पार्लियामेंट ने जो बनाया था, इसको सही माना। सुप्रीम कोर्ट ने इस अमेंडमेंट को सही माना और 1967 के गोलकनाथ के अपने फैसले को ही गलत दरकिनार करते हुए क्लियर कट यहां पे बोल दिया कि यस, पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू अब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, एज सिंपल एज दैट। तो भैया, यहां पे आपको यह चीज समझ में आ जानी चाहिए कि केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही 1967 के गोलकनाथ के फैसले को पलट दिया और पार्लियामेंट के इस अमेंडमेंट को सही ठहरा दिया। लेकिन एट द सेम टाइम इस केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट एक नया डॉक्ट्राइन लेके आया जिसे हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के नाम से जानते हैं। और इस बेसिक स्ट्रक्चर में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट बोला कि भैया, पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकता है, कुछ भी। पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स अमेंड कर सकता है, कुछ भी अमेंड कर सकता है, लेकिन पार्लियामेंट को एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि बेसिक स्ट्रक्चर पे किसी भी तरीके की आंच नहीं आनी चाहिए। मतलब आप कुछ भी अमेंड करो, आपको जो करना है करो, आप बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते। यह था केशवानंद भारती केस का पूरा सार, पूरा मोरल, जो मैंने यहां पे आपको निचोड़ के दे दिया है। अब यहां पे सवाल यह उठता है कि भाई, बेरूबारी यूनियन केस और केशवानंद भारती केस का क्या कोई इंटर रिलेशन है? बिल्कुल है दोस्तों, प्रियम्बल से इंटर रिलेशन है। बेरूबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। याद है, आपको बताया था मैंने कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ऐसा बेरूबारी यूनियन केस में कहा गया था। लेकिन केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले को पलटा और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यस, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और प्रियम्बल को पार्लियामेंट अमेंड भी कर सकती है। देखो, चीजों को रिलेट करो। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को क्या पावर दी?
पूरी तरीके से पार्लियामेंट को पावर दी कि पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी अमेंड कर सकता है। साथ ही साथ ये भी बोला कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम ए और बी दोनों को जोड़ते हैं तो इससे क्या निकल के आता है कि भैया पार्लियामेंट प्रीएम्बल को भी अमेंड कर सकता है। इसी वजह से प्रीएम्बल को फाइनली जो है पार्लियामेंट ने अमेंड किया। और आप सभी को पता ही है कि तीन वर्ड्स हमारे प्रीएम्बल में ऐड किए गए, ठीक है। और वो तीन वर्ड्स क्या हैं ये मुझे आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। सोशलिस्ट है, सेक्युलर है और इंटीग्रिटी है। सो 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा प्रीएम्बल को बदला गया, अमेंड किया गया बेसिकली। तो ये है बेरूबारी यूनियन और केशवानंद भारती का इंटर रिलेशन। गॉट द पॉइंट गाइज। अब एक सवाल बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि भाई केशवानंद भारती कौन थे, केशवानंद भारती इतना उनका नाम आता है। तो दोस्तों केशवानंद भारती केरला में कासरगोड नाम की एक जगह थी, वहां पे एक मठ था, उस मठ के प्रमुख थे, उस मठ के वो हेड थे। और अभी कुछ दिनों पहले ही 79 ईयर्स की एज में उनकी मृत्यु हुई, उनका निधन हुआ, आपको पता ही है। तो केशवानंद भारती इडनीर नाम की एक जगह थी कासरगोड में, केरला में, वहां के एक मठ में वहां के हेड थे, वहां के प्रमुख थे। और इस केस का नाम केशवानंद भारती के ऊपर इसीलिए रखा गया है क्योंकि उस मठ में इनकी कुछ जमीन थी, ठीक है, उस मठ में इनकी कुछ जमीन थी। लेकिन केरला की सरकार ने 1969 लैंड रिफॉर्म्स अमेंडमेंट एक्ट पास करके ये फैसला लिया कि सरकार जो है केरला की, वो उस मठ की कुछ जमीन को अपने नाम पे एक्वायर कर सकती है। और फाइनली केशवानंद भारती जो हैं वो केरला सरकार के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट गए। उन्होंने कहा कि मेरा जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, ये आप मुझसे नहीं छीन सकते। तब जाके ये फैसला सामने आया कि पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकती है सिवाय बेसिक स्ट्रक्चर के पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकती है। तो ये जजमेंट डिलीवर्ड जो था कि भाई प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट, ठीक है। अब प्रीएम्बल को लेके एक दो चीजें बस आपको और बताना चाहता हूं कि क्या प्रीएम्बल पार्लियामेंट को कोई पावर देता है, क्या प्रीएम्बल से पार्लियामेंट को कोई पावर मिलती है? तो इसका आंसर है दोस्तों नहीं मिलती। प्रीएम्बल से पार्लियामेंट को कोई पावर नहीं मिलती। प्रीएम्बल कोई पावर का सोर्स है ही नहीं, और ना ही प्रीएम्बल किसी तरीके से पार्लियामेंट को लिमिट करता है। ना तो वो पावर देता है और ना ही लिमिटेशन प्रोवाइड करता है। तो प्रीएम्बल ना तो सोर्स ऑफ पावर है ना ही सोर्स ऑफ लिमिटेशन है। प्रीएम्बल का एक सिग्निफिकेंट रोल है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने में प्रीएम्बल बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। बेरूबारी यूनियन केस में भी मैंने आपको बताया था कि अगर किसी आर्टिकल के 2-3 मीनिंग निकल रहे हैं और आपको इंटरप्रेट करने में दिक्कत आ रही है, डिफिकल्टी आ रही है, तो वहां पे प्रीएम्बल का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। तो ये था हमारा केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस का जो फैसला था वो 13 जजेस की बेंच थी, 7-6 की मेजॉरिटी से फैसला आया था। अब आप ये देख लो कि 7-6 की जगह अगर इधर 6 और उधर 7 हो जाते तो हमारा पूरा इतिहास बदल जाता, हमारी पूरी की पूरी पॉलिटी ही बदल जाती। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। और कोई भी अगर आपको डाउट्स हो, कोई भी चीज अगर आपको नहीं समझ में आती, कमेंट्स में मुझे बताएं। मैं आपको अगले ही वीडियो में एज सून एज पॉसिबल आपकी जो भी डाउट्स हैं, आपकी जो भी शंका है, उसका समाधान करके दूंगा। और उसी तरीके से एक LIC ऑफ इंडिया केस था 1995 का, जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। LIC ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस के अपने जजमेंट को सही ठहराया और फिर से वही बात की कि प्रीएम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल पूरी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, लेकिन प्रीएम्बल नॉन जस्टिसिएबल है। प्रीएम्बल किसी भी तरीके से जस्टिसिएबल नहीं है। दैट मीन्स कि प्रीएम्बल में लिखी गई कोई भी बात अगर सरकार नहीं पूरा कर रही है तो एज अ सिटीजन आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि सरकार प्रीएम्बल को फॉलो नहीं कर रही है। प्रीएम्बल इज नॉट एट ऑल इन्फोर्सिएबल इन एनी कोर्ट, ओके, नॉन जस्टिसिएबल है। फंडामेंटल राइट्स हमारे जस्टिसिएबल है, बट प्रीएम्बल इज नॉन जस्टिसिएबल। तो ये था LIC ऑफ इंडिया केस। इसके बारे में बस इतनी ही चीज आपको पता होनी चाहिए जितना मैंने यहाँ पे आपको बताया। तो दोस्तों आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। मिलता हूं आप सभी से बहुत जल्द अगले वीडियो में।